चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट महारथी में आज हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ रही हैं, पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडर। पुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। ET Now स्वदेश पे आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा, एक जो माहौल थोड़ा सा कॉशियस हो गया कल की पॉलिसी मीट के बाद। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बाजार को, लेकिन जो टोन कमेंट्री की आई गवर्नर साहब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट रहे हमेशा, महान गवर्नर हैं हमारे बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स के कंपैरिजन में। आपको लगता है कि थोड़ा कॉशियस थे वो? कल उन्होंने ये भी कहा कि अपनी स्पीच में ये बात बोली कि शुड द वी विल एक्ट शुड द नीड अराइजेज। तो ये बाजार जो पकड़ के बैठा था कि शायद रेट हाइक का सिलसिला ख़त्म हो रहा है, वो ऐसा लग रहा हो कि शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और ये जटिल समस्या हो गई है इन्फ्लेशन की। आपने कैसे रीड की वो कमेंट्री? देखिए, एक तो सेंट्रल बैंकर्स जो हैं वो आपस में मिलते रहते हैं। तो अगर इंडिया की स्थिति चाहे ज्यादा बेहतर हो बाकी देशों से, पर क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको डिस्कशन से ये तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि अभी इन्फ्लेशन स्टिकी है कई सारे कंट्रीज में। यूएस में भी जो अभी सीपीआई डेटा आया कल, वो कोई इतना ज्यादा कम नहीं हुआ सीपीआई, डिस्पाइट कितने रेट हाइक्स हुए हैं। और ये फूड इन्फ्लेशन एक इशू तो बन ही रहा है। व्हीट प्राइसेस, राइस प्राइसेस, ये सब तो बढ़ ही रही हैं। तो वेजिटेबल प्राइसेस, तो इससे ग्लोबली भी एक इन्फ्लेशन का फियर अभी बना हुआ है। तो जब मैंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के कई सीनियर लोगों से बात की, तो बोले कि सेंट्रल बैंकर्स का सबसे बड़ा फियर आजकल यही है कि रेट्स जो है और इन्फ्लेशन और ना बढ़ जाए। तो अभी एक ये उनके माइंड में एक फियर सब सेंट्रल बैंकर्स के माइंड में है। तो यही उनको भी इंडिया में भी वही हम लोग थोड़ा सा उसकी झलक हमको कल मिली। तो मेरे हिसाब से इंडिया की स्थिति तो बाकी कंट्री से थोड़ी बेटर ही है इन्फ्लेशन को लेकर। बट कल हमने देखा यूएस बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी गिरी जब इन्फ्लेशन डेटा आया, फिर थोड़ी सी चढ़ गई और लास्ट फ्यू वीक्स में इंक्रीज ही हो रही हैं। तो अभी हालांकि फेड वॉच का अगर आप देखें तो 86% लोग अभी यही फोकास्ट कर रहे हैं कि सितंबर में यूएस में रेट हाइक नहीं होगी। पर वो नंबर हम लोग वॉच करते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होती है। अभी तो कल के बाद मैंने देखा नहीं क्या वो चेंज हुई कि नहीं, बट उस कल तक तो 86% लोगों का यही कहना था कि सितंबर तक तो रेट हाइक नहीं होगी। शायद फिर वेट एंड वॉच करके सेंट्रल बैंक्स फिर असेस करेंगे। तो मामला यही निकल के आ रहा है कि जो लग रहा है इंडिया में या अब्रॉड की, ये एक पॉज है, पिवट नहीं है। और पिवट बनेगा या नहीं बनेगा वो डेटा पर डिपेंड करेगा। क्या बाजार ने वो एडजस्टमेंट करके कर चुका है या बाजार अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है? क्योंकि यूएस मार्केट लें या हमारा मार्केट लें, वन साइडेड चल चुका है, चला हुआ है। ये सोचे कि इन्फ्लेशन का जो मॉन्स्टर वो पूरी तरह काबू में आ गया, बट शायद असलियत वैसी ना हो। तो क्या एक एडजस्टमेंट की गुंजाइश है नीचे की तरफ? देखिए, अभी तो अर्निंग सीजन चल रहे थे। सो सब कंट्रीज में जो स्टॉक्स हैं वो अर्निंग्स को लेके ही मूव कर रहे थे। मैक्रो डेटा पे थोड़ा कम फोकस हो रहा था, अर्निंग स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा हो रही थी। अब अर्निंग सीजन खत्म होने को आ रहा है, तो जैसे अर्निंग सीजन खत्म होगा तो वापस फिर न्यू डेटा तो मैक्रो ही आएगा। तो उस पे फिर अटेंशन इन्वेस्टर्स की फिर मैक्रो डेटा पर ज्यादा आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी जो रैली हुई है वो तो लिक्विडिटी ड्रिवन थी, वो अर्निंग्स को लेके थोड़ी ड्रिवन थी। और अब जो फोकस चेंज होगा तो वो जो न्यू डेटा आएगा उसके ऊपर ही मार्केट का मूवमेंट रहेगा। हालांकि इंडियन मार्केट ईयर टू डेट ऊपर गई है, बट लार्ज कैप्स इतना ऊपर नहीं गए जितना कि स्मॉल एंड मिड कैप्स गए हैं। इनफैक्ट इंडियन मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट नहीं है। कई सारी ओ मार्केट्स इंडिया से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करी हैं। ऑलराइट, मॉर्निंग पुनीता। पुनीता, जो अभी तक हमने कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी देखी, जो सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स अभी जो ये इस क्वार्टर की अर्निंग्स आई हैं, उसमें आप देखें तो 70% इन लाइन रही हैं और सिर्फ 10-12% ही हैं जो अबव एवरेज रही हैं। लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स से ज़रूर सरप्राइज किया था। क्या अब गोइंग फर्दर थोड़ी सी अर्निंग्स को लेकर भी एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अभी जो कंपनीज की आप लोग कमेंट्री सुने, तो कंपनीज ने
कंजर्वेटिव गाइडेंस तो नहीं दी है, जनरली टेक सेक्टर ने दी है, बट जनरली कंपनीज थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही हैं कि फ्यूचर थोड़ा उनको ठीक लग रहा है, जहां तक कि मैंने अर्निंग्स देखी है। बट अर्निंग्स एस्टिमेट्स जो एनालिस्ट हैं वो ज्यादा रिवाइज अप नहीं कर रहे हैं अर्निंग्स के बाद। तो मेरे हिसाब से कि जो एनालिस्ट ने जो अर्निंग्स फोरकास्ट किए हैं फुल ईयर के, कंपनीज ऑन ट्रैक फॉर दैट है। अगर उनको ज्यादा अर्निंग्स एक्सीड करती, जैसे आपने बोला, तो अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी रिवाइज अप होते, पर अभी तक अर्निंग्स एस्टिमेट खास रिवाइज अप नहीं हुए हैं। पुनीता जी, एक चीज़ और पता करनी थी। कल जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे सदन के अंदर, तब उन्होंने एक बात अच्छी कही कि ज़्यादातर वो एग्जाम्पल दे रहे थे सरकारी कंपनीज का। देखिए कैसे उन्होंने हमने उनको बदल के रखा है। आपका ट्रस्ट है अभी भी पीएसयू सेक्टर की कंपनीज पे? और क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स बहुत अच्छा दे दिया, इसलिए मेरा क्वेश्चन पूछना है कि आगे भी क्या यही ग्रोथ हम देखेंगे इन सभी सरकारी कंपनीज में? सरकारी कंपनीज पे अब आई मीन इतना जल्दी चेंज करना कल्चर बहुत डिफिकल्ट है। ये कहीं डेकेड्स का कल्चर जो एस्टैब्लिश्ड है इन कंपनीज में, उनका परफॉर्मेंस का जो थिंकिंग है, वे ऑफ वर्किंग, वो सब चेंज करना तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी तो कई सारे जिन सेक्टर्स में ये कंपनीज हैं, उन वो सेक्टर्स ही ग्लोबली थोड़ा बेनिफिट किए हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो। तो उनसे उससे भी इन लोगों को पीएसयूज को थोड़ा फायदा हुआ है। एंड मार्केट, इंडियन मार्केट जो जैसे कि रैली करी है, तो ऑब्वियसली पीएसयूज में को भी फायदा हुआ है। पीएसयू कंपनीज इन जनरल जो है इस टाइम अभी भी उनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है रेस्ट ऑफ द मार्केट्स को लेकर, उससे ज्यादा रिलेटिवली अभी भी चाहे बैंक्स हो पीएसयू, चाहे बाकी कंपनीज हो, तो पीएसयू सेक्टर ओवरऑल इज नॉट एक्सपेंसिव। कंपनीज भी अच्छे सेक्टर्स में हैं और उनका धीरे धीरे परफॉर्मेंस कल्चर बनेगा, वो इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। तो एकदम ऑप्टिमिज्म लेके भी चलना नहीं ठीक है, बट आई थिंक दे आर बेटर देन बिफोर एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो ओके। पुनीता, आपके हिसाब से इस समय बाजार में सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, कौन से सेक्टर में है? रिलेटिव अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन मार्केट हायर एंड ऑफ द वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है अपने हिस्ट्री को लेके, बट पीक वैल्यूएशंस पर नहीं है। तो अगर लिक्विडिटी बनी रहे और आते रहे, अगर बिकॉज सारे ग्लोब में इंडिया एक बहुत पॉजिटिव शाइनिंग स्टार है, तो सब इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ देख रहे हैं। जब भी मार्केट्स काफी करेक्ट करेंगी या कुछ करेक्ट करेंगी, कई लोग जो मिस कर चुके हैं इंडिया में एंटर करना, वो लोग एंटर करना चाहेंगे। तो एक ये थोड़ा सा उससे एक वैल्यूएशन जो है रेजीम थोड़ा सा हायर ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें, लार्ज कैप्स जो है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स रिलेटिवली चीपर, एंड कई सारे सेक्टर्स में ग्रोथ अभी अच्छी लग रही है, जैसे फार्मा में, रियल एस्टेट में, ऑटोज में सिलेक्टिवली। बट अभी हमको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स हैव रन और उसमें सब स्टॉक्स काफी चल पड़े हैं। तो हमको थोड़ा अब ज्यादा महीने उन स्टॉक्स को ढूंढना होगा जिनकी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो सॉलिड है, एंड द वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाई कर रही है उस ग्रोथ को। तो अभी भी वैल्यू है कई कई जगह मार्केट में, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट है, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी कई साल चलेगा, क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स भी हेल्दी हैं, और इंडिया का रिटेल कंज्यूमर भी अंडर लेवर्ड है। तो सब तरफ से हमको लगता है कि एक क्रेडिट एक्सपेंशन साइकिल जो है चलेगा, इन्वेस्टमेंट साइकिल कई साल चलेगा। तो उस एरियाज में कंपनीज को देख सकते हैं। फाइनेंशियल जो है, इट्स अ चीप वे टू प्ले द कैपेक्स साइकिल, तो फाइनेंशियल्स में भी कहीं कहीं वैल्यू है। जैसे मैंने बोला कि कहीं कहीं पीएसयू बैंक्स भी ठीक लग रहे हैं। तो वो सब एरियाज में आपको
आपको आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऑलराइट पुनीता, जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा मूव चल रहा है और आउट परफॉर्मेंस लगातार जा रही है, 7 महीने से लगातार जो एसआईपी के फ्लोज है वो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर दिख रहे हैं, तो क्या अब भी इनमें इन स्पेस में बनी रहेगी तेजी, या आपको लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पर कॉशियस होना चाहिए? जब तक फ्लोज आएंगे, अगर जैसे आप देखें म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत फ्लोज आए हैं, और इतने फ्लोज जो है, इतने सारे ये स्मॉल कैप स्टॉक्स पे इतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो जरा से फ्लोज से ही ये स्टॉक्स काफी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब तक फ्लोज आएंगे, ये लिक्विडिटी ड्रिवन सॉर्ट ऑफ रैली स्मॉल कैप्स में मुझे लगता है चलती रहेगी, अनलेस कि फंड मैनेजर्स पॉज कर दे कि भाई अब हम इस कैश को डिप्लॉय नहीं करेंगे। कैश तो आ रही है फंड्स में, पर अभी हम थोड़ा रुकेंगे। जब तक फंड मैनेजर्स डिप्लॉय करते चले जाएंगे उस कैश को, तब तक ये स्टॉक्स वो एक सपोर्ट बना रहेगा। बट स्मॉल कैप्स की हम लोग की जो लिस्ट है वो भी बहुत बड़ी है इंडिया में। बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं इंडिया में, मिड कैप्स है, इंडियन मार्केट्स है, बहुत सारे लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो इतने सारे कंपनीज हैं जो कि कई साल तक एकदम निग्लेक्टेड रही हैं। तो ऐसे अगर उनके बिजनेस में चेंज आ रहा है तो उन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है, पर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई रिसर्च इन पे ज्यादा मिलती नहीं है। ये प्राइमरी रिसर्च ही करनी पड़ेगी, खुद जाके इन कंपनी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि सेल साइड तो ज्यादा इस पे रिसर्च करती ही नहीं है। पर कंपनीज तो बहुत है, और कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट काफी इम्प्रूव भी हो रहा होगा, और तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज तो है। ये जो न्यू एज आईपीओज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की कमेंट्री को देखते हुए, प्रॉफिट कॉन्शियसनेस को देखते हुए काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया नीचे से। खैर वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। अगर आप भी फिनटेक देखें, जोमैटो, डिलीवरी, किसी की बात करें, आपने लोअर लेवल्स पे किसी कुछ इनमें से आइडियाज़ को आपने स्टडी किया या उसको देख रही हैं? अभी भी इनकी हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है शेयर प्राइसेस में, बट लिस्टिंग प्राइसेस है तो ये अभी भी ऑलमोस्ट 50% डाउन ही है, 40% डाउन है। तो वो वैल्यूएशंस तो मुझे नहीं अचीव होती हुई लगती जो कि लिस्टिंग के टाइम हुई थी। एनी टाइम सून उनके बिजनेस को काफी प्रॉफिट्स या कुछ दिखाना पड़ेगा। बट अगर आप ग्लोबली देखें, न्यू एज कंपनीज में फाइनल फिर से थोड़ा इंटरेस्ट आया है, क्योंकि एक तरह की बुल मार्केट चल रही है। बुल मार्केट में इन कंपनीज को भी थोड़ा फेवर मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ हमने इंडिया में भी यही देखा कि जो न्यू एज कंपनीज है ये ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चल रही हैं, इनमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। बट अगेन अभी वो अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस तक तो नहीं आए। आप कुछ ऐसे एरियाज को लेंगे जो 3-4 साल से चल नहीं रहे हैं? फार्मा में थोड़ा सा एक्शन आता हुआ दिख रहा है वापस। केमिकल्स भी 4-5 साल पुराना बहुत फेवरेट लव्ड सेक्टर था, लेकिन कोई टच नहीं करना चाहता ग्लोबल हेडविंड्स के चलते। आपको वहां पे कुछ गुंजाइश दिखती है वैल्यू की? ये फार्मा सेक्टर तो डेफिनेटली, हेल्थ केयर, नॉट जस्ट फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो एक तो वो लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड है। इंडिया की जो हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी है वो इम्प्रूव ही हो रही है। एंड बट इसका ड्राइवर एक तो डोमेस्टिक ड्राइवर्स तो है ही, बट साथ साथ में ग्लोबल ड्राइवर्स भी हैं, क्योंकि जो कोविड के कारण जो हम लोग के रेगुलेटर्स थे यूएस में, वो कई सारे इंस्पेक्शंस नहीं कर पा रहे थे। तो कई सारे जो हम लोग के इंडियन कंपनीज थी उनके फैक्ट्रीज में, कई कई कंपनीज के फैक्ट्रीज कई सारी उनको नहीं चला पा रहे थे। अब धीरे धीरे अप्रूवल्स आ रहे हैं, साथ साथ जो जेनेरिक मार्केट है वो भी इम्प्रूव होती हुई लग रही है। अप्रूवल्स भी मिलने शुरू हो रहे हैं, जेनेरिक ड्रग्स के अप्रूवल्स भी। तो ये एक साइकिल, मतलब ठीक साइकिल जा रहा है, और लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड तो है ही। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, अगेन ये काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहता है डिपेंडिंग ऑन कौन से ड्रग्स किस कंपनी की हैं, बट ये एक सेक्टर मुझे हमेशा ही अच्छा लगा है। हेल्थ केयर इन जनरल हमेशा मुझे एक सेक्टर अच्छा लगा है। तो वहाँ तो आई थिंक आप लोग इन्वेस्टर्स को देखना ही चाहिए, और नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए एज आई सेड इन्वेस्टमेंट साइकिल इंडिया का स्ट्रांग ही रहेगा। कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ेगा, फॉरेन डिमांड
इंडियन गुड्स के लिए सोर्सिंग के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए बढ़ रही है, तो उधर भी अपॉर्चुनिटीज है। देन कंजम्पशन में थोड़ा सा पिकअप आया है, तो उधर भी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑलराइट पुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए मार्केट और इकोनॉमी को लेकर। थैंक यू। शुक्रिया, जल्दी ही मुलाकात